नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग लगाने वाले हैं। ये देख सकते हैं कि 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ये टीआरई 1 एवं टीआरई 2 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के क्वेश्चन को हम लगाने वाले हैं। ये जो है क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें जनरल स्टडी, सोशल साइंस एवं साइंस के पेपर को हम लोग करने वाले हैं। ये जो पेपर है 6 to 8 का जो पेपर है, उसी का पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। 6 to 8 और 9 10th का जो पेपर बना है, उसी पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें सारा सब्जेक्ट है, जनरल स्टडी है, सोशल साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एवं पॉलिटिकल साइंस, सारे क्वेश्चन को हम लोग लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये जो है सेम टू सेम वही पेपर है जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया, वही पेपर को हम लेकर आए हैं। देख सकते हैं कि पहला पार्ट 1 में है जनरल स्टडी है, पार्ट 1 में है जनरल स्टडी है। इसमें जो है कुछ आपके जो है जनरल स्टडी में जो है कुछ मैथ जो पूछा गया था एग्जाम में करीबन इसमें जो है 5 से 7 को जो है आपको मैथ को क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन को है। तो देख सकते हैं इसका जो है मैथ के क्वेश्चन में हम सिर्फ आपको जो है हम इसका आंसर बता देंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें इसका पूरा डिटेल के साथ वर्णन बताएंगे, डिटेल पूरा मैथ बनाकर। इसमें जो है आपको पूरा का पूरा जो है हम जो है सिर्फ आंसर बता देंगे कि इसका कौन सा आंसर क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 है 3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है, 2 नंबर प्रश्न है कि यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं, तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुंचने से 5 मिनट पहले छूट चुकी होती है। किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूं, तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी होगी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो सही है। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है, प्रश्न नंबर 3 है। 3 नंबर प्रश्न है कि पी और क्यू की औसत मानसिक आय 5050 है, जबकि क्यू और आर की औसत मानसिक आय 6250 है, तथा पी और क्यू की औसत मानसिक आय 5200 है। तो पी की मानसिक आय क्या होगा? तो पी की जो है मानसिक आय क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4000। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ा जाए, यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए, तो वह Q का 80% हो जाता है। तदनुसार Q P का कितना प्रतिशत है? तदनुसार Q जो है P का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75%। अगला नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, ए बी सी डी के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। यदि सी को डी से 1000 अधिक मिलता है, तो बी का हिस्सा कितना होगा? बी का हिस्सा कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1500। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 1500। अगला नंबर देखते हैं, देख सकते हैं अगला नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो है 6 नंबर प्रश्न है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री पर 5% छूट देता है। एक दुकानदार एक घड़ी को बेचते समय बिक्री पे 5% छूट देता है। यदि वह उस समय 6% छूट देता, तो उसे पहले से 15 रुपया कम का लाभ मिलेगा। तदनुसार उस घड़ी का अंकित विक्रय मूल्य क्या होगा? तदनुसार उस घड़ी का अंकित विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है 1500। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है 1500। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। 7 नंबर प्रश्न है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39 सही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 8 नंबर प्रश्न है कि यदि 2
के पावर 2n-1 बराबर 1/8n 8 के पावर n-3 हो तो n का मान क्या होगा? तो n का मान क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। अगला नंबर देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है। 9 नंबर प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? अब जो है जनरल स्टडी के साइंस का क्वेश्चन आ गया है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फोटो डायोड। ऑप्शन नंबर सी सही है, फोटो डायोड। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु न्यूनतम आवश्यक द्रव्यमान होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है? निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन ऑक्टेन की संख्या शून्य होती है। एन ऑक्टेन की संख्या जो होती है वो शून्य होती है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है। 13 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 है कि लीची का खाद्य भाग है। लीची का खाद्य भाग यानी खाने योग्य भाग है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एरिल। एरिल, लीची का खाद्य भाग जो है एरिल है, एरिल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण। विसरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, विसरण। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से बाहर निकलना भौतिकी क्रिया है। भौतिकी जो है क्रिया है, विसरण जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? किसी गुणसूत्र पर जीनों की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन मानचित्रण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन मानचित्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नंबर देखते हैं। देख सकते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा में जीवाणु मातृकोशिका होती है। ब्रायोफाइटा में जीवाणु मातृकोशिका होती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइटा में जीवाणु मातृकोशिका जो होती है वो द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइटा में जीवाणु मातृकोशिका द्विगुणित होती है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन जीव की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी की स्थापना की गई है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2010 में। एनजीटी जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है, इसकी स्थापना 2010 में किया गया है, 2010 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 18 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत किया है? भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में मेट्रो की शुरुआत जो है एक कोलकाता में, भारत में मेट्रो की शुरुआत जो है पानी के नीचे जो है कोलकाता में हुआ है। कोलकाता शहर में किया गया, कोलकाता में जो है पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत किया गया है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 20 है। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक जो हुआ है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। अगला नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो है 20 है कि इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर
अंडर 17 यानी 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त की है। इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीजा तोमर। लीजा तोमर ने ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लीजा तोमर ने जीता है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है कि उपन्यास ट्रॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में 22 किसने जीता है? उपन्यास ट्रॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गीतांजलि सीरी और डेजी रॉकवेल को। गीतांजलि सीरी और डेजी रॉकवेल। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में 74वें गणतंत्र दिवस पे कौन सा मुख्य अतिथि थे? भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पे कौन मुख्य अतिथि थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अब्देल फतह अल सीसी थे। अब्देल फतह अल सीसी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, दरभंगा में। बिहार के दरभंगे जिले में जो है प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, यानी बनाया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है? तो इसका सही हो जाएगा। पहला है ऑप्शन नंबर ए है मगही पान, दूसरा है बासमती चावल, तीसरा चंदेरी साड़ी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मगही पान को जीआई टैग बिहार में दिया गया है, जबकि बासमती चावल और चंदेरी साड़ी को नहीं दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है 4। एक जो है 4 है, दूसरा कंकड़ है, तीसरा कयाल है और चौथा मांड है। तो ए का जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा ए का जो हो जाएगा 3। 4 जो होता है ए का जो हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा। ए का 3। 4 जो होता है बांगर को जो है 4 कहा जाता है। बी जो हो जाएगा कंकड़ जो हो जाएगा ए, बी का 1 हो जाएगा। पंजाब के मैदान में कंकड़ होता है, पंजाब के मैदान में एक कंकड़ होता है। अगला नंबर सी है कयाल। ऑप्शन नंबर सी है कयाल जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। तटीय मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में कयाल बनता है, जबकि डेल्टा क्षेत्र में ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा डी मंड। ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा मंड हो जाएगा। देखते हैं ए का 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए का 3। ए का 3 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। ए का 3 ऑप्शन नंबर सी में ओनली है, एक में है ऑप्शन नंबर सी में, तो यह इसका सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। 26 नंबर प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। इसमें जो है सुबनसिरी, बेलश्री और मानस, तीनों के तीनों जो नदी है, एक जो है ब्रह्मपुत्र में उत्तर से नहीं मिलता है, उत्तर से तीनों के तीनों नहीं मिलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 27 है। 27 नंबर प्रश्न है कि लीखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लीखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। लीखापानी हिमनद जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। लीखापानी हिमनद भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 28 है। 28 नंबर 28 नंबर प्रश्न है कि मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। मगध एवं अंग का मैदान जो है मध्य गंगा का मैदान है। मध्य गंगा के मैदान को मगध एवं अंग का मैदान कहते हैं।
अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 29 है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पहला जो कह रहा है जोग प्रपात, जोग जो है शरावती नदी पे, जोग जो है शरावती नदी पे है, ये सही है। जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पे है। जबकि दूसरी कह रही है कपिल धारा जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पे, कपिल जो है कावेरी नदी पे। धुआंधार जो है, ये धुआंधार जो गोदावरी नहीं बल्कि नर्मदा नदी पे, धुआंधार जो है जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पे है, ना कि धुआंधार जो है गोदावरी पे। धुआंधार जो है ये जो है आपका जो है ये गलत है, गोदावरी पर नहीं है। और कपिल धारा जो है ये भी जो है, सॉरी, कपिल धारा भी जो है गलत है। कपिल धारा जो कावेरी पे नहीं है, कपिल धारा भी जो है एक कावेरी नदी पे नहीं है, इसीलिए इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो या डी हो जाएगा। कपिल धारा और धुआंधार ये दोनों के दोनों गलत सुमेलित है। अगला नंबर देखते हैं प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। पहला हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम नागपट्टिनम, और चौथा है विशाखापट्टनम। तो इसका कह रहा है सरियाने के लिए भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण, तो सबसे उत्तर में जो हो जाएगा पहले नंबर पे हो जाएगा ये विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम हो जाएगा। उसके बाद आपको जो हो जाएगा विशाखापट्टनम के बाद जो हो जाएगा दूसरा जो हो जाएगा आपका काकीनाडा, दूसरा हो जाएगा काकीनाडा, दूसरा काकीनाडा हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा मसूलीपट्टनम, तीसरा मसूलीपट्टनम हो जाएगा। और चौथा जो आपका हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा वो नागपट्टिनम हो जाएगा। चौथा बंदरगाह जो है नागपट्टिनम हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा 4-1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा 2। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 4, पहले 4 होगा, 1 होगा, 4-1-2, 4-1-2 3, 4-1-2-3, 4-1, 4 से देखिए 4-1-2-3, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 4-1-2-3, 4-1-2-2-3 जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 31 है, 31 नंबर प्रश्न है कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था? 1954 ईस्वी में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना के बीच जो है समझौता हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और नेपाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच 1954 में जब कोसी नदी पे जो है कोसी सिंचाई परियोजना और जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा था, इसी समय समझौता हुआ था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 32 है कि आरएलसी के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? आरएलसी के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र दक्षिण पूर्वी जलवायु में आता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 33 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। जबकि कराची अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता जो है वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जबकि कानपुर अधिवेशन 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो है सरोजनी नायडू ने किया था। अगला नंबर देखते हैं। देख सकते हैं अगला नंबर 34 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभ उद्देश्य क्या था? पंजाब में कूका आंदोलन को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिख धर्म को परिष्कृत करना, यानी सिख धर्म को जो है शुद्धिकरण करना, उसमें परिष्कृत करना कूका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर ने जो है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था।
अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 36 है। 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार और बंगाल में। बिहार और बंगाल में ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, बिहार और बंगाल। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वर्ष 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था, मतलब किसने आग्रह किया था? गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने के लिए किसने आग्रह किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 39 है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 40 नंबर प्रश्न है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी द्वारा जो है बिहार बिहार का नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का जो है उद्घाटन किया गया था 1920 में। 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था उसी समय जब आए थे पटना महात्मा गांधी, तो 1920 ईस्वी में जो है 1920 ईस्वी में जो है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं कि अब हम लोग जो है पार्ट 2 में आ चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग आ गए हैं। पार्ट 1 जो था आपका जो था जनरल स्टडी का क्वेश्चन था, वो सारा क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 है हिस्ट्री से संबंधित। हिस्ट्री का हम लोग 40 प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सारा का सारा प्रश्न जो पूछा गया है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर इसका क्वेश्चन है, हिस्ट्री का पहला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका एक उपयुक्त में से एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नाम था जिसका पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था, उसका एक से अधिक था कालीबंगा, संघोल और रोपड़। उपयुक्त में से सभी के सभी सही है, एक से अधिक हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक की मूर्ति किस धातु की बनी थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक की मूर्ति जो है किस धातु की बनी हुई थी? तो इसकी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, कांस्य की धातु से। ऑप्शन नंबर जो है कांस्य धातु से बना हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 3 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के पूजा का प्रमाण मिला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुबड़दार बैल का। कुबड़दार बैल, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, कुबड़दार बैल का प्रमाण मिला है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त का संकलन है? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों का संकलन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर जो होना चाहिए था, ये जो दिया हुआ है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तों का संकलन है, तो सही हो जाना चाहिए 1028 है। 1028 है जो कि ऑप्शन में किसी ऑप्शन में नहीं है। 1028 है जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है, प्रश्न नंबर 5 है कि किरातार्जुनीय किसने लिखा था? किरातार्जुनीय किसने लिखा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, भट्टी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, भट्टी ने लिखा था। किरातार्जुनीय किसने लिखा था? किरातार्जुनीय जो है किसने लिखा था?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाड़वी। भट्ठी है, भट्ठी है, इसी का नाम है भाड़वी, इसी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भट्ठी या भाड़वी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, भट्ठी या भाड़वी होता है, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पूर का अर्थ क्या है? वैदिक काल में प्रयुक्त पूर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग। पूर का अर्थ जो होता है वो दुर्ग होता है, दुर्ग। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ई को तक्षण ऋग्वेद में कहा गया। बढ़ई को जो है तक्षण कहा गया, बढ़ई को। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 8 नंबर प्रश्न है कि मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे? मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक धातु से बने हुए थे। मौर्यकालीन काकनी सिक्के जो थे एक से अधिक धातु से बने हुए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है। 9 नंबर प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था, गुप्त के द्वारा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है। 10 नंबर प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने भागों में कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 में, 14। अगला नंबर देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला यानी अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजाब को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, एजाब को नियुक्त किया गया था। एजाब को ही पूरा नाम मलिक जानी था, मलिक जानी। एजाब को नियुक्त किया गया था, इसी को कहते थे मलिक जानी। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था वो रांची था, रांची। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है। 13 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 की क्रांति का बिहार के प्रमुख नेता जो थे वो बाबू वीर कुंवर सिंह थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज, जिसे आज वर्तमान में राजगीर कहते हैं। उसी का पुराना नाम, प्राचीन नाम गिरिब्रज था। यही मगध की प्राचीन राजधानी थी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 15 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था और इसी में पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन किया गया है। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है कि मदद ए मास मुगल शासन में किससे संबंधित है? मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से है। मदद ए मास जो है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 17 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है कि पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है
सही हो जाएगा। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, पूना समझौते जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था दलित वर्गों के लिए का प्रतिनिधित्व के लिए उन आरक्षण देना। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 18 नंबर प्रश्न है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। 18 नंबर प्रश्न है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिवाजी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिवाजी जी। महाराजा सवाई जयसिंह ने किया था, शिवाजी नहीं। इसका जो हो जाना चाहिए, सॉरी, इसका जो होना चाहिए शिवाजी नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसका सही जो आंसर होना चाहिए वो महाराजा महाराजा सवाई जयसिंह ने किया था। महाराजा सवाई जयसिंह ने जो है जंतर मंतर का निर्माण किया था। जंतर मंतर का निर्माण जो है महाराजा सवाई जयसिंह ने किया था। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 19 नंबर प्रश्न है कि वंदे मातरम के रचनाकार थे। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचनाकार जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम के रचनाकार हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो है 20 नंबर प्रश्न है कि क्रिस्टोफस कोलंबस ने 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था। क्रिस्टोफस कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। स्पेन से जो है कोलंबस जो है स्पेन के द्वारा वित्त पोषित था और यह अमेरिका की खोज किया था, अमेरिका के जलमार्ग का। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 21 है। 21 नंबर है कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से। बोस्टन टी पार्टी का इतिहास जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है। 22 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुआ था। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा जो है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 23 नंबर है। 23 नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, लुईस 16वां था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक जो था वह लुईस 16वां था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 24 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 25 नंबर प्रश्न है कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जोसेफ मेजनी ने, इसका सही ऑप्शन होना चाहिए कि यंग इटली जो है जोसेफ मेजनी ने किया। मेजनी के द्वारा जो है गणतंत्र स्थापित करना की शुरू किया गया था। 1831 ईस्वी में यंग इटली मूवमेंट का उद्देश्य जो था वो जोसेफ मेजनी के द्वारा जो है शुरुआत किया गया था, इसीलिए ऑप्शन इनमें मेजनी नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौ की नीति पर विश्वास करता था। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौ की नीति का विश्वास करता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति को अपनाकर जर्मनी का एकीकरण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 27 है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था।
द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तो वहां का शासक कौन था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर में कुबलई खान जो था, कुबलई खान जो था, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था वो उस समय वहां का शासक जो था वो कुबलई खान था। कुबलई खान, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 29 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जेम्स टाउन था संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती जो था उसका नाम था जेम्स टाउन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 30 नंबर प्रश्न है कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रांसीसी क्रांति। टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। टेनिस कोर्ट की शपथ जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 31 है कि मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ की थी? मित्र राष्ट्रों ने सेब्रस की संधि किस देशों के साथ की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्की के साथ। टर्की के साथ जो है मित्र राष्ट्रों ने सेब्रस की संधि किया था। अगला नंबर देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन के ने। 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था। जॉन के ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है कि किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुआ? किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, वेस्टफेलिया की संधि। ऑप्शन नंबर बी सही है कि वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंडो ने किया था। पेरिस का इटली का प्रतिनिधित्व, पेरिस शांति समझौता में इटली का प्रतिनिधित्व जो है आयरलैंडो ने किया था, आयरलैंडो ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 35 है कि वैंकूवर जाने के लिए कोमा गाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था? वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज किराए पे किसने लिया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरनाम सिंह ने लिया था। हरनाम सिंह और गुरुदत्त सिंह ने, हरनाम सिंह ने लिया था और गुरुदत्त सिंह ने लिया था। गुरुदत्त सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही है। अगला नंबर 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। शोर कमेटी की स्थापना से निम्न में से एक से अधिक जो है संबंधित नहीं है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे और अगला नंबर है 37 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चौरा चौरी की घटना को। महात्मा गांधी ने चौरा चौरी की घटना को हिमालय भूल की घटना कहा था। ये चौरा चौरी की घटना जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर यूपी में हुआ था। जबकि जालियांवाला बाग हत्याकांड वो 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला है भगत सिंह को फांसी जो है, भगत सिंह को फांसी जो है वो वो 1931 में पड़ा था। भगत सिंह को फांसी जो है लॉर्ड इरविन जिस समय जो था भारत का वाइसराय था, उसी समय जो है भगत सिंह को जो है सैंडर्स की हत्या करने के आरोप में जो है भगत सिंह को फांसी दिया गया था, फांसी दिया गया था। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 38 है कि चटगाम शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। चटगाम शस्त्रागार हमले के दौरान कौन सी महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रीति लता बाडेडार, प्रीति लता बाडेडार जो है मारी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी जो है काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है 1908 में जो हुआ था मुजफ्फरपुर में जो है बम कांड हुआ था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 इसमें मुजफ्फरपुर में जो है बम कांड फेंका था किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे जो है, जिसमें कैनेडी है और उसकी बेटी जो है मारी गई थी। कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी मारी गई थी। उसकी गलती से उसके बग्गी पे जो है बम को फेंक दिया गया था। ये इससे संबंधित है ना कि काकोरी कांड से संबंधित, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नंबर देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उर्दू भाषा में। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का पहला भाषा जो है उर्दू भाषा में, पहला अंक जो है उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। अगला नंबर देखते हैं। देख सकते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन था, हिस्ट्री का भी 40 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब जो है हम लोग पार्ट 3 में हैं। पार्ट 3 में हम लोग ज्योग्राफी के पोर्शन को देखने वाले हैं। ज्योग्राफी पोर्शन को हम लोग देखने, ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन जो है कुल 40 क्वेश्चन को इसमें पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देख सकते हैं कि इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में असुरक्षित प्रजाति है, भारत में असुरक्षित प्रजाति है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से एक से अधिक। एशियाई हाथी, गांगे डॉल्फिन और काला हिरन, ये सभी के सभी जो है असुरक्षित प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ये सभी के सभी जो है असुरक्षित या संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला नंबर देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कृषि का विस्तार, ऑप्शन नंबर ए कृषि का विस्तार। रेल का विस्तार, वैज्ञानिक वानिकी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी के सभी जो कारण है भारत में वनों के ह्रास का प्रमुख कारण है, सभी का सभी है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया। पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धति के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है, सही हो जाएगा। बीज बचाओ आंदोलन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए सही है। बीज बचाओ आंदोलन के माध्यम से जो है नई पद्धतियों का विकास किया गया और प्रचलित हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर प्रश्न है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। सरदार सरोवर बांध जो है निम्नलिखित में से किस किस राज्यों को कवर करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे बनाया गया है, यह गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश ये सभी राज्यों को कवर करता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश नदी घाटी परियोजनाओं को बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई है, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह की स्थिति हुई है, क्यों हुई है। कह रहा है क्वेश्चन 5 नंबर कि अधिकांश नदी घाटी परियोजनाओं को बाढ़ के नियंत्रण यानी बाढ़ को रोकथाम के लिए बनाया गया है, परंतु फिर भी बाढ़ की स्थिति और भयावह यानी डरावना स्थिति बनी हुई है, इसका क्या कारण है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
इसके इसके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए हैं, जिसके कारण इसके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद हो जाने के कारण जो है यह जो है बाढ़ की स्थिति और भयानक स्थिति बनी हुई है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पे वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया है। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पे वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप द्वारा अनिवार्य कर दिया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है वर्षा जल संचयन को जो है कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है कि सभी को वर्षा जल का संचयन करना अनिवार्य है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर प्रश्न है कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में दौड़ उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में दौड़ चीज़ों के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर एक से अधिक हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारत जो है चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। गन्ना में भी दूसरा स्थान है और कपास में भी जो है भारत का स्थान दूसरा, यानी वो एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही हो जाएगा एक से अधिक। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है कि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार कौन कौन सा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए है भूमि सुधार, दूसरा है ग्रामीण बैंकों का निर्माण, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ए ही तीनों के तीनों ऑप्शन जो है किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 9 नंबर प्रश्न है कि झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? झारखंड का कोडरमा जो है निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्रक। झारखंड का कोडरमा जो है अब्रक के उत्पादन के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कपड़ा उद्योग। अगला नंबर देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न है कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 11 है कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मक्का जो है खरीफ फसल का उदाहरण है, जबकि गन्ना रोपन फसल का उदाहरण है और मटर जो है रबी फसल का उदाहरण है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला नंबर देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है कि कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है उगने में 1 वर्ष से अधिक समय लेता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा सही हो जाएगा पटसन और कपास और गन्ना, ये सभी फसलें जो है 1 वर्ष से अधिक जो है उगने में समय लेता है। अगला नंबर देखते हैं, इसीलिए गन्ना को जो है गन्ना इस सबको वार्षिक फसल भी कहा जाता है। अगला नंबर है 13 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो है 13 है। 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बनाए यानी निर्मित किए जाते हैं और संचालित किए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत NHAI के द्वारा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और संचालन किया जाता है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर है, 14 नंबर प्रश्न है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पे है? वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पे है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अलग अलग रैंक के संदर्भ में अलग अलग है, इसमें कोई नहीं सही होगा। वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पे है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला नंबर देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है?
जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बांगर पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है। और दलदली तराई मिट्टी को दलदली मिट्टी कहा जाता है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र में है। और काली मिट्टी को जो है और कई सारे नामों से जाना जाता है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रूस में चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और यह इसे जो है काली मिट्टी को जो है स्वतः जोताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, मानसीराम। भारत के मानसीराम में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि विभिन्न देशों में स्लैश एंड बर्न कृषि यानी झूम खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है के नाम नीचे दिए गए हैं। विकल्प का सही मिलान कीजिए। पहला है मैक्सिको में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर मैक्सिको का जो हो जाएगा, एक का दो हो जाएगा मिल्पा। मैक्सिको में जो है मिल्पा कहा जाता है। मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, जबकि ब्राजील में रोका कहा जाता है। ब्राजील में रोका। और वियतनाम में रे कहा जाता है। वियतनाम में रे। और इंडोनेशिया में और मलेशिया में लदांग कहा जाता है। इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग कहा जाता है। देख सकते हैं कि ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3 है दिया हुआ। देखते हैं ऑप्शन किसमें दिया हुआ है। ए का जो है 2, ए का 2 किसमें है? ए का 2, ए का 2 ऑप्शन नंबर सी में। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 19 है कि भूग्राम आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूग्राम आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत किया था विनोबा भावे ने। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 20 है कि कुछ टूथपेस्ट में नमक चमक की किस खनिज से आती है? कुछ टूथपेस्ट में चमक जो है किस खनिज से आती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। इसका चमक आने का जो है कारण है सिलिका होगा और अभ्रक। सिलिका और अभ्रक उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये दोनों जो होता है टूथपेस्ट में चमक आता है इस दोनों खनिजों की वजह से। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, बिहार को पूछ रहा है कि बिहार में कौन सा थर्मल पावर स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बरौनी। थर्मल पावर बरौनी जो है बिहार में थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। बाकी जो है तालचे और नेवेली जो है ये बिहार में स्थित नहीं है। इसके अलावा जो है बिहार में और कई सारे जो है थर्मल पावर स्थित है, जैसे कांटी हो गया, मुजफ्फरपुर में कांटी थर्मल पावर है। फिर आपका जो हो गया भागलपुर में कहलगाम हो गया, बाढ़ में एनटीपीसी बाढ़ थर्मल पावर हो गया। ये सारे और भी कई सारे जो है थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में मौजूद है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 22 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22 है। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14,001 के लिए ISO प्रमाणित है। ये कौन करता है? प्रमाणित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनटीपीसी। क्वेश्चन कह रहा था कि एनटीपीसी जो है भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास जो है पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14,100 के लिए ISO प्रमाण इसको दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शहर सम्मिलित है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए
भारत के प्रमुख 4 शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है विकल्प बेस शहर में शामिल है? कौन से विकल्प में शहरें जो है शामिल है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता होता है, या दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए है स्वर्णिम चतुर्भुज है, जिसकी लंबाई जो है स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई जो है ये है 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है आज़ादी के पहले जो है सबसे पहले बनाया गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांडला। कांडला भारत का पहला बंदरगाह था जो आज़ादी के तुरंत बाद बनाया गया था 1948 ईस्वी में। आज़ादी के तुरंत बाद जो है कांडला बंदरगाह जो है बनाया गया था, जिसका वर्तमान में नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का नाम कर दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिज और दौडर निक्षेपों के मामले में समृद्ध है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश खनिजों और दौडर के निक्षेपों के मामले में समृद्ध है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोयला। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश खनिजों के साथ साथ कोयला निक्षेपों के मामले में समृद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व में सबसे ज्यादा चावल उत्पादक देश है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। बी, चीन है। अभी अगर ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है, बट अगर अभी वर्तमान में बताया जाए कि वर्तमान में चावल और गेहूं में उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत। भारत का स्थान जो है प्रथम हो गया है। भारत का जो स्थान जो है प्रथम स्थान हो गया है, फर्स्ट स्थान जो है भारत का हो गया है चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में। जो है भारत का जो है प्रथम स्थान हो गया चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1952 में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 से लागू हुआ था। भारत में राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 से लागू हुआ था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? एल्युमिनियम जो है किस कच्चे पदार्थ यानी किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइड से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है बॉक्साइड से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 29 है, गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। गोभी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया की सीमा पे स्थित है। गोभी मरुस्थल जो चीन और मंगोलिया की सीमा पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर प्रश्न है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी जो है किस नगर से होकर बहती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस से। सीन नदी जो है वो पेरिस से होकर बहती है। सीन नदी जो है वो पेरिस से होकर बहती है। पेरिस से होकर बहता है सीन नदी, पेरिस से। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर प्रश्न है कि विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है? विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक देश है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। विश्व में सबसे ज्यादा जो है कच्चे पटसन का उत्पादन जो है बांग्लादेश करता है। विश्व में सबसे ज्यादा पटसन का उत्पादन जो है वो बांग्लादेश करता है। दूसरा स्थान जो है भारत का है। दूसरा स्थान जो है भारत का और पहला बांग्लादेश का है पटसन उत्पादन में। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क जो है उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिहार। बिहार में जो है कहीं पे भी लौह अयस्क जो है उपलब्ध नहीं है। इसका अभी तक कोई पता नहीं लगाया गया है कि कहाँ पे लौह अयस्क स्थित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री जो है यह भारत का एक रिसर्च सेंटर है जो कि अंटार्कटिका में बनाया गया है। दक्षिण गंगोत्री और मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है ये भारत का अंटार्कटिका में स्थित है।
उत्तरी ध्रुव पर स्थित है अंटार्कटिका में, जो भारत का एक रिसर्च सेंटर है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन नदी है। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, जबकि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है वो अमेजन नदी है, अमेजन नदी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक यानी अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत का उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादक नहीं बल्कि और भी कई सारे उत्पादक में प्रथम स्थान है। जैसे दूध के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश है, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, गेहूं के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश है। अगर वर्तमान डाटा की बात किया जाए तो वर्तमान डाटा के अनुसार भी जो है उत्तर प्रदेश जो है चावल के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। इसका क्या निहित है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पहला हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, दूसरा वैश्विक सतत है, दूसरा वैश्विक सतत हो जाएगा। ये दोनों जो है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को एजेंडा 21 में निहित है। पर्यावरण का संरक्षण और वैश्विक सतत विकास है। ऑप्शन नंबर एक से अधिक है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है। 37 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादक जो है देश है वो चीन है। विश्व में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादक देश जो है वो चीन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नंबर देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो असम का डिगबोई है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है वो असम का डिगबोई है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ई सही होगा। अगला नंबर 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, विश्व में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का उत्पादक देश जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 40 है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब अगला देखते हैं। अगला नंबर देखते हैं। देख सकते हैं कि पार्ट 2 आपका जो ज्योग्राफी हो गया कंप्लीट हो गया। जनरल स्टडी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 3 इकोनॉमिक्स को प्रश्न को देखने वाले। पार्ट 3 में जो है इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स का पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का पहला नंबर क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का पहला नंबर क्वेश्चन है कि देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय, इनकम। देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक आय होता है, इनकम होता है, इनकम। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 2 नंबर प्रश्न है कि औसत आय और भी किस नाम से जाना जाता है? औसत आय यानी एवरेज इनकम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है रिपोर्ट जो है किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है जारी किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है?
अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 5 है कि मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी देती है? मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी देती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 दिन। मनरेगा में जो है 100 दिनों की काम की गारंटी दिया जाता था बेरोजगार युवाओं को वार्षिक। इसी वर्तमान में अगर इसकी बात किया जाए तो इसका मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया है और चेंज करके वीजी जयराम जी कर दिया गया है, जिसमें काम का दिन जो है बढ़ा दिया गया है और 100 दिनों को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। 125 दिन जो है 100 दिनों पे बढ़ाकर कर दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नगद के रूप में रखते हैं? भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नगद के रूप में रखते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 15%। भारत में बैंक अपनी जमा का सिर्फ 15% जो है धन नगदी के रूप में रखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो वैश्वीकरण को इंगित करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देशों के मध्य तीव्र और आर्थिक एकीकरण। वैश्वीकरण जो है देशों के मध्य तीव्र एवं आर्थिक एकीकरण। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपड़ा कब पारित किया गया? भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष यानी कब पारित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वर्ष 1986 में भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर को। भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। 10 नंबर प्रश्न है कि अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ताओं के पास कौन सा अधिकार है? अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ताओं के पास कौन सा अधिकार है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है कि अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? अपने नागरिकों को सरकार से उनके कार्यों के बारे में सवाल पूछने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरटीआई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आरटीआई। आरटीआई अधिनियम जो है 2005 में आरटीआई एक्ट अधिनियम जो है आरटीआई एक्ट जो है अधिनियम जो है 2005 में आया था। 2005 में आया था। इसके तहत किसी भी सरकारी कॉलेज, विद्यालय या सरकारी दफ्तर में किसी भी काम की आप उसके काम की जानकारी को, विवरण को आप मांग सकते हैं आरटीआई के थ्रू। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 नंबर प्रश्न है कि किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा है? किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड को खरीदा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कारगिल फूड्स ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, कारगिल फूड्स ने किना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, कारगिल फूड्स ने। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है। 13 नंबर प्रश्न है कि मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 13 नंबर प्रश्न है कि मनरेगा अधिनियम के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला कह रहा है या भारत के लगभग 625 जनपदों में काम करने का अधिकार। भारत के लगभग 625 जनपदों में काम करने का अधिकार। तो ये जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। 2 कह रहा है 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी, ये भी सही है। तीसरा कह रहा ऑप्शन सी कह रहा यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी। अगर सरकार असफल होती है तो सरकार बेरोजगार भत्ता नहीं देगी, यह जो है गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन है? 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीलंका, श्रीलंका। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है। 15 नंबर प्रश्न है कि डॉट डॉट वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को दोनों वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चाहतों का दोहरा संयोग, चाहतों का दोहरा संयोग। यह जो नियम जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में देखने को मिलता था। जब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को अपने वस्तुओं का दोनों का संयोग होता था, दोनों की जरूरत की चीजें मिलती थी, तो दोनों एक दूसरे के साथ संयोग करते थे, उसी को चाहतों का दोहरा संयोग कहते हैं, उसी को कहा जाता है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमा। जमा जो है क्रेडिट शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो है ब्याज दर, संपार्श्विक प्रतिभूति आता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है कि आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आरबीआई अनौपचारिक क्षेत्र की निगरानी नहीं करता है, तो ये सही है। आरबीआई जो है अनौपचारिक क्षेत्र की निगरानी नहीं करता, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है आरबीआई सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा था आरबीआई ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, ये गलत है। आरबीआई जो है ग्राहकों से जमा राशि स्वीकार नहीं करता है। ये बैंकों का बैंक है। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है। ये सीधे कस्टमर से राशि नहीं लेती, बल्कि बैंकों की राशि को ये जमा करता है। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में किया गया था। आरबीआई की स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना किया गया था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 40 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 40 है कि भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधा देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई ए सही हो जाएगा। सेज यानी जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, SEZS कहते हैं, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है। 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है कि जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित दौड़ का कुल मूल्य है। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित दौड़ का कुल मूल्य है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। सभी अंतिम सामान और सेवाओं का जो है अंतिम मूल्य होता है, अंतिम कुल मूल्य होता है, उसी को जीडीपी कहते हैं। अगला नंबर 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में काली क्रांति संबंधित है। भारत में काली क्रांति का संबंध है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चा तेल उत्पादन से। कच्चा तेल उत्पादन या उसी को पेट्रोलियम उत्पादन कहते हैं, पेट्रोलियम उत्पादन से जो है संबंधित है। अगला नंबर है 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है भारत की नकदी फसल कौन सी नहीं है? भारत की नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौ। जौ जो है भारत की नकदी फसल नहीं है, जबकि जूट और मूंगफली ये नकदी फसल का उदाहरण है। जूट और मूंगफली जो है नकदी फसल का उदाहरण है, जबकि जौ जो है नकदी फसल का उदाहरण नहीं है। अगला नंबर 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैराल्ड डोमर मॉडल। हैराल्ड डोमर मॉडल जो था भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो की शुरुआत जो हुआ था 1951 से लेकर 1956 तक चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है
प्रश्न नंबर 23 है कि आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर एन मल्होत्रा कमेटी जो है संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र से। आर एन मल्होत्रा कमेटी जो है बीमा क्षेत्र से, इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित है। अगला नंबर देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, सरकारी व्यय को नियंत्रित जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 25 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 है कि भारत अधिनियम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा उद्योग से, कपड़ा के निर्यात से। भारत जो है अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है कपड़ा के निर्यात से कमाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला नंबर देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलहन जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है, जबकि गेहूं और चावल जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 27 है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था। नीति आयोग जो है अस्तित्व में कब आया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को जो है अस्तित्व में आया। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, जबकि वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है अशोक लाहिड़ी है। अशोक लाहिड़ी जो है नीति आयोग का वर्तमान में उपाध्यक्ष है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 28 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम, नाम है रुद्रम वन है, नाम है इसका रुद्रम वन। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम वन, इसलिए इसमें ऑप्शन में किसी में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई होगा सही। अगला नंबर देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से में मिलाया गया। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। ऑप्शन नंबर सी है, 2017 में जो है रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था 2017 में। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 31 है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू किया गया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 32 है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NSSO करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा NSSO करता है। इसी का नाम जो नया कर दिया गया है NSO कर दिया गया। NSSO का नाम जो है नया नाम जो है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 33 है कि गुलाबी क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर 33 है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्याज उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है प्याज उत्पादन या झींगा मछली उत्पादन से होता है। झींगा मछली उत्पादन से होता है।
झींगा मछली उत्पादन या प्याज उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। अगला देखते हैं, इसमें उर्वरक उत्पादन को कहते हैं भूरी। भूरी क्रांति को उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से होता है भूरी। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित, जबकि अंडा जो है, अंडा क्रांति जो है, अंडा उत्पादन जो है रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 34 है कि रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आय पुनः वितरण से। रॉबिन हुड जो है आय पुनः वितरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न है कि डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है। 35 नंबर प्रश्न है कि डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र में। डेयरी उद्योग है, मतलब डेयरी उद्योग जो है आर्थिक गतिविधि के जो है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ए नहीं होगा। आर्थिक गतिविधि के डेयरी जो आर्थिक गतिविधि के जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। डेयरी यानी डेयरी हो गया जो कृषि कार्य से, पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कृषि कार्य हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 नंबर प्रश्न है कि 36 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से। सोवियत संघ रूस से जो है भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर है 37 नंबर प्रश्न है कि वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है। वस्तुओं पर आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सीमा शुल्क। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 38 नंबर प्रश्न है। 38 में कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के समय जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत ने सेकंड पंचवर्षीय योजना के समय जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 39 है कि खुले बाजार की प्रक्रिया ओपन मार्केट किस नीति का अंग है। खुली बाजार प्रक्रिया ओपन मार्केट किस नीति का अंग है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साख नीति। ओपन मार्केट जो है साख नीति का उदाहरण है, अंग है, साख नीति का जो अंग है। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर जो है 40 नंबर प्रश्न है, और ये जो है आपका इकोनॉमिक्स का जो है कुल 40वां सब्जेक्ट में जो 40 प्रश्न पूछा जाता है, 40 लास्ट प्रश्न है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1969 में हुआ था। अगला नंबर अब देखते हैं, अब हम लोग पार्ट 3 में चलेंगे, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन जो पूछा गया, उस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। देख सकते हैं कि ये जो है पार्ट 3 में है। पहला नंबर को क्वेश्चन करा पॉलिटिकल साइंस का, पहला नंबर क्वेश्चन है किस भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाले हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 3 नंबर प्रश्न है कि क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? क्यों लोकतंत्र जो है सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? लोकतंत्र क्यों सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक कड़ाइया अधिक उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र जो अधिक उत्तरदायित्व होता है, ये सही है। ऑप्शन 2 कड़ाई में निर्णय लेने की विशिष्टता होती है, ये भी सही है। तीसरा कड़ाइया मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, ये भी सही है। इसका सभी के सभी जो ऑप्शन सही है, इसीलिए लोकतंत्र को बेहतर प्रारूप माना जाता है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 4 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निरस्त किसकी सलाह से करता है? राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है कि दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित है। दल बदल कानून जो है पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए है। दल बदल कानून जो है ये जो हुआ था, संशोधन हुआ था, ये 52वां संविधान संशोधन। दल बदल जो हुआ था ये 52वां 52 जो हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट 1 जो हुआ संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसी के तहत जो है दल बदल कानून को जोड़ा गया था। दल बदल विरोध कानून को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। अगला नंबर देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि 6 नंबर प्रश्न है किसका कथन है कि लोकतंत्र सरकार जनता की है, जनता के लिए एवं जनता द्वारा है? किसका कथन है कि लोकतंत्र सरकार यानी लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, लोकतांत्रिक सरकार जो है जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का कथन है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा है। अब्राहम लिंकन का कथन है। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? यह जो है किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, स्वतंत्रता के अधिकार में। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर प्रश्न है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित है? कौन से संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस समय देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी के समय ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस देश से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से जो है मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। रूस से जो है मौलिक कर्तव्य शब्द को जो है लिया गया है। अगला नंबर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्न में से इनमें से कौन सा जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शरत चंद्र बोस। शरत चंद्र बोस जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं था। शरत चंद्र बोस जो था संविधान सभा का सदस्य नहीं था। बाकी सरोजिनी नायडू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये दोनों जो थे संविधान सभा का सदस्य थे, जबकि शरत चंद्र बोस नहीं था। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है असत्य है? पहला कथन कह रहा है कि यह वित्तीय मामले से संबंधित है। धन विधेयक जो है वित्तीय मामलों से संबंधित है। एक तो सही है, एक जो है सही है। दूसरा कह रहा है यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, तो ये भी सही है। 2 भी सही है। यह वित्तीय मामले से संबंधित, दूसरा यह केवल लोकसभा में धन विधेयक जो प्रस्तावित होता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, ये गलत है। ये राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं, जबकि लोकसभा में प्रस्तावित होता है। अगला है 4 नंबर है इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाणित की आवश्यकता होती है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो ये भी जो है इसका जो ऑप्शन नंबर 4 भी जो है सही है। ऑप्शन नंबर 4 भी जो सही है, 4 भी सही है। इसका पूछ रहा है गलत कथन, तो इसका गलत कथन जो है ओनली फॉर जो है 3 है।
ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। पूछ रहा है कि नीचे दिए उत्पाद का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनिए, सही उत्तर चुनिए, सही पूछ रहा है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन था? सत्य 3 और सही सत्य कथन कौन थे? 1 2 और 4, 1 2 4 किसमें? एक मिनट फिर से देखते हैं। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा जो है गलत है। 3 नंबर जो है गलत है। 1 2 4, 1 2 ऑप्शन नंबर किसमें? 1 2 4, 1 2 4, 1 2 और 4 जो है 1 2 4 तो किसी में नहीं है। फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को क्या बोल रहा है जी। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? अच्छा, सत्य गलत कथन पूछा था। यह वित्तीय मामलों से संबंधित, धन विधेयक जो वित्तीय मामलों से संबंधित है, सही है। दूसरा कड़ा यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ये भी सही है। तीसरा कड़ा यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, ये गलत है। तीसरा कड़ा इसकी प्रकृति सभापति द्वारा प्रमाणित की आवश्यकता होती है, इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। यानी इसका 1 2 और 4 सही है। 1 2 और 4 सही है। 3 जो है गलत है। गलत जो है 3 जो है गलत है। 3 गलत है। इसमें पूछ रहा है नीचे दिए सही कथन का चुने। सही कथन कहते हैं 1 2 और 3, 1 2 किसमें नहीं दिया गया, तो चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं 1 2 और 3 जो है सही है। नहीं तो इसमें ऑप्शन नंबर हम डी के साथ भी जा सकते हैं, ई के साथ। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 11 है। भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? भारतीय उच्च न्यायालय जो है अस्तित्व में कब आया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं है, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई जो सही है। भारतीय उच्च न्यायालय जो अस्तित्व में कब आया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 में जो आया था। भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? 1 मिनट आया था, तो 24 जनवरी 1950 को सही होना चाहिए। 24 जनवरी 1950 को, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 12 कह रहा है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह एक अस्थायी न्यायिक सेवा है। यह एक अस्थायी है। यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, तो एक ये सही है। दूसरा कह रहा है यह एकल पेशिये पर विवाद का निवारण करता है। यह एकल पेशिये पर विवाद का निवारण करता है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह त्वरित न्याय देता है। यह जो है त्वरित न्याय देता है, तो ये भी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चला सकता है। सेवानिवृत्त जज जो है लोक अदालत चला सकता है, तो ये भी इसका ऑप्शन सही है। इसका जो है अगला कह रहा है यह सर्वोच्च न्यायालय है। लोक अदालत जो है यह एक सर्वोच्च न्यायालय, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये जो है बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन 1 2 3 4 होगा। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 जो है ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3 4 सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है कि विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था? विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य में रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह लागू, यानी कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के किस देश में जो 1948 से 89 तक जो रंग भेद के खिलाफ जो है एक नीति चला था, तो दक्षिण अफ्रीका में चला था। अगला नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 है कि राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन को 25 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है 50 जनवरी 1950 को जो है सर्वोच्च चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। चुनाव आयोग का स्थापना जो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, इसी दिन, इसीलिए 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय वोट दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है 14 नंबर प्रश्न है
14 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 15 नंबर प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कह रहा है कि इसकी परिषद में 15 सदस्यीय देश है। यह जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, यह जो है 15 सदस्यीय देश है, जिसमें से 5 अस्थायी एवं 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए होता है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है, प्रत्येक अस्थायी के पास वीटो शक्ति है, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसी है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। IMF एवं विश्व बैंक जो इसकी निजीकरण एजेंसी है, ये गलत है। तो इसका पूछ रहा है क्या? असत्य पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नंबर देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि चुनावी कदाचारों पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? चुनावी कदाचारों पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारी है? 1 नंबर कह रहा है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, तो ये जो है सही है, ये जो है सही है कह रहा है। दूसरा कह रहा वोटों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा दल या गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, गठबंधन या लोक समर्थन के द्वारा विश्वास, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी का उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है। 17 नंबर प्रश्न, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की प्रस्तुति की थी? मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की गारंटी दी थी, मतलब प्रस्तुति दी थी, उन्होंने रिपोर्ट में बताया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27%। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा है? कौन सा मौलिक अधिकार जो है संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाबा साहेब BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को जो है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे ही हृदय एवं आत्मा कहा है मौलिक अधिकारों का, तो इसीलिए इसमें कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 19 है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है। 20 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इसमें 300 से अधिक सदस्य थे, संविधान सभा में जो 300 से अधिक सदस्य थे, तो ये जो है सही है। दूसरा कह रहा है जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, ये भी सही है, जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों को अधिग्रहण किया, तो ये भी सही है। इसका तीनों के तीनों ऑप्शन जो सही है, इसका सही हो जाएगा। गलत पूछ रहा है तो उपयुक्त में से ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 है, 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, यह बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। बाकी सब जो है एक नंबर एक में जो है ब्रुसेल्स की एक सरकार जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व, ये जो है बेल्जियम मॉडल पे है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 2 सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है, ये भी सही है। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। अगला नंबर देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो है 22 है कि सिहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? सिहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष
किस वर्ष श्रीलंका में एक आधिकारिक अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1956 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1956 ईस्वी में। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 23 है, 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। ये पावर शेयरिंग के बारे में जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है पावर शेयरिंग के बारे में ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। दूसरा कह रहा है कि सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच साझा की जा सकती है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो। ये जो है पावर शेयरिंग का अर्थ नहीं है। ये जो बिल्कुल अलग है। ये जो है पावर शेयरिंग से हटकर दिया गया है, समाज के बारे में बताया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न देख सकते दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंगल जो है समवर्ती सूची का विषय है, जबकि कृषि एवं पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। ये राज्य सूची, कृषि एवं पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। अगला नंबर देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी जगह जो है महिलाओं की जी भागीदारी, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, चीन हो गया, इस सभी देशों में जो है महिलाओं की भागीदारी जो है अच्छा है। अगला नंबर है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 26 नंबर प्रश्न है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। सभी लिंगों के लिए समान वेतन, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अगला नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि दौड़ को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी कहते थे कि दौड़ को जो है राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्म को जो है राजनीतिक से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। यह महात्मा गांधी का कहना था, कथन था। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 28 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। ये जो है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। अगला कह रहा है लोकतंत्र अनियमित है। लोकतंत्र जो क्या है अनियमित है, ये भी गलत है। लोकतंत्र अनियमित नहीं बल्कि नियमित है। इसका जो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी कथन जो इसका सही नहीं है। अगला नंबर देखते हैं 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं निभाई जाती है? पहला है, एक नंबर है, वे देश के लिए कानून बनाते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं देश के लिए कानून बनाते हैं। दूसरा कह रहा है एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है, तो सही है। तीसरा कह रहा है उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सभी मुद्दों पर समान होगा। ऑप्शन नंबर डी का उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि वे देश के लिए कानून बनाते थे, ये भी सही है। राजनीतिक दल जो है जीत कर जाते हैं वही संसद में कानून बनाते थे, ये भी सही है, दो भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो गलत है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 नंबर प्रश्न है कि एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल
वोटों का कम से कम दौड़ सुरक्षित करना होगा। एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक राज्य को पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा को चुनाव में कुल वोटों का कम से कम दौड़ प्रतिशत वोट जो है लानी आवश्यक होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6%। मिनिमम जो है 6% वोट लाना अनिवार्य होता है, सुरक्षित करना होता है। अगला नंबर 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है संघ में एक साथ आने वाला देश के अंतर्गत आता है। अगला नंबर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर प्रश्न है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब केंद्र और राज्य सरकार से लेकर शक्तियों को स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 33 है कि काली शक्ति यानी ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था? काली शक्ति जिसे ब्लैक पावर आंदोलन कहा जाता है, एक कब उभरा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1966 में। काली शक्ति आंदोलन जो है 1966 ईस्वी में उभरा था। 1966 ईस्वी में काली शक्ति आंदोलन जो है ये उभरा था। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन आयोग का वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 148 में CAG यानी कैग का वर्णन है। आर्टिकल 148 में कैग का वर्णन है, जबकि 324 में जो है भारतीय के निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 35 नंबर है, 35 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 300 किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुकदमे एवं कार्यवाही से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमे एवं कार्यवाही से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। महान्यायवादी जो है ये आर्टिकल जो है महान्यायवादी आर्टिकल जो है ये 76 में है। महान्यायवादी जो है आर्टिकल जो है और 76 में वर्णन किया गया, 76 में। अगला नंबर देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपिता कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी बार मतलब भारत के राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति जो है कई बार अनगिनत बार जो है अनंत बार बन सकते हैं। इसका कोई जो अनंत बार जो है भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अनंत बार जो है भारत के जो राष्ट्रपति जो है अनंत बार जो है आप बन सकते हैं। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप 1-2 बार ही बन सकते हैं। जितना बार चाहें उतना बार बन सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला नंबर है प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का कुल समय लगा था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 38 है कि लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो इसकी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति जो था वो मीरा कुमार था, मीरा कुमार। अगला नंबर देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई है, सही है। भारत में राष्ट्रीय मानवा आयोग का गठन जो है स्थापना जो 1993 में किया गया था। वर्ष 1993 में जो है भारत में राष्ट्रीय मानवा आयोग का जो है वर्ष 1993 में मानवा आयोग का स्थापना किया गया था, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से ई होगा। अगला नंबर है 40 नंबर प्रश्न है और ये जो है आज का लास्ट प्रश्न है। ये पूरे जो है सारे जो है पूरे क्वेश्चन को हम करवा दिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर 1 है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति जो है 356 के तहत जो है भारत में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन जो है
54 के तहत, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352, राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 के तहत लगाया जाता है। यह जो क्वेश्चन था ये पूरा क्वेश्चन था, देख सकते हैं कि ये जो था ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हम करवा दिए हैं। पूरा का पूरा जो 120 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारा का सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को लिंक में हम आपको जो है इसका लिंक दे देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और अगर आप इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो इस तरह के और भी बहुत सारा वीडियो जो है आपको पूरा जितने भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है क्वेश्चन, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, ये सारे क्वेश्चन को आपको प्ले लिस्ट बना दिया गया, वहाँ पे जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।